अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेहरबानी होगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की। आप जानते ही हैं कि हम सबसे पहले पाकिस्तान की न्यूज़ देते हैं। वैसे भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, वो पाकिस्तान की न्यूज़ सबसे पहले सुनना चाहते हैं और उसकी मेन रीज़न यही बताई गई है, या मैं बता रही हूँ कि जी उसकी मेन रीज़न यही है कि ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ से टीवी चैनल्स हिंदुस्तान नहीं जा सकते, हिंदुस्तान के टीवी चैनल हमारे यहाँ नहीं आ सकते। और यही वजह है कि जिसकी वजह से जो है लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के यहाँ की न्यूज़ को सुन पाएँ। बहरहाल, हम बात करेंगे अनवारुल्लाह काकड़ साहब की, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और काकड़ साहब का कहना ये है कि जी अब जो जब वापस आ गए हैं, वो दुनिया का चक्कर लगा के अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, सऊदी अरब गए, कहाँ-कहाँ से फिर टुर के जब वो वापस आए, और आते ही उन्होंने कह दिया कि जी मिसिंग पर्सन का तो इश्यू ही कोई नहीं है। 50% सिर्फ 50 पर्सन्स हैं जो मिसिंग में आते हैं। उसके बाद जी सोशल मीडिया पर उनकी वो आओ-भगत हो रही है, वो आओ-भगत हो रही है कि बस ना पूछिए। लेकिन खैर आप लोग कहेंगे हमने कब पूछा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि जी लोग बड़े नाराज़ हैं और लोगों का कहना ये है कि इनको सिर्फ 50 लोग नज़र आ रहे हैं, जबकि हज़ारों लोग मिसिंग पर्सन्स में हैं। लेकिन खैर, काकड़ साहब की अपनी है, अपना दिमाग है, काकड़ साहब की अपनी काउंटिंग है। हो सकता है कि बचपन में मैथ्स में फेल होते रहे हों, ये भी तो हो सकता है ना। और ये भी हो सकता है कि मतलब उन्हें 50 नज़र आता हो, 50 के आगे उनको पता ही ना लगता हो कि आगे और भी नंबर्स होते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं। ऐसा हो जाता है कभी-कभार, जब इंसान अचानक से किसी बड़ी पोस्ट पे जाता है तो घबराहट में कुछ इस किस्म की बातें शुरू कर देता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि काकड़ साहब को बलूचिस्तान के लोग भी और केपीके के लोग भी और सिंध के लोग भी ये समझाने में कामयाब हो जाएँगे कि कितने लोग मिसिंग पर्सन्स में हैं। बहरहाल, ये ज़रूर हुआ है कि हालाँकि काकड़ साहब के हाथ में कुछ नहीं है, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके हाथ में कुछ नहीं है, ना वो एक गिलास उठा के यहाँ से वहाँ रख सकती है, ऐसा अक्सर हमारे लोग कहते हैं। लेकिन बहरहाल, अब सुनने में ये आया है कि फ्यूल प्राइस जो है एक बार फिर कम करने जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कम करने जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये कि जी थोड़े डॉलर-वॉलर जो है वो काबू में आए हैं, डॉलर रेट थोड़ा काबू में आया है, तो इस वजह से समझ में ये आ रहा है कि शायद जो फ्यूल प्राइस है, वो लोगों का कहना ये है कि शायद हो सकता है फ्यूल प्राइस थोड़ी-सी डाउन जाए। मगर खैर उस पे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान में एक दिन प्राइस डाउन करते हैं, अगले दिन उससे भी डबल कर देते हैं। तो इसलिए लोगों का ख़्याल ये है कि जहाँ है बस वहीं रहने दो और माफ़ी दे दो। हम लोगों को माफ़ी दे दो, हमका भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो, लेकिन बस यहाँ से निकलो, चलो फूटो यहाँ से। लेकिन खैर ये केयरटेकर गवर्नमेंट कब फूटेगी मालूम नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि बार-बार इलेक्शंस की बात की जा रही है, और इलेक्शन की बात जब होती है, तो सबसे पहले नाम जिनका ज़हन में आता है वो है जी नवाज़ शरीफ साहब। जी हाँ, वही नवाज़ शरीफ साहब जो मोदी जी का हाथ पकड़ के खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, वही नवाज़ शरीफ साहब जिनको हमने आपको दिखाया था। यार ये कौन आ गए, इनको नहीं, नवाज़ शरीफ साहब को दिखाओ ना। हाँ जी, सॉरी, सॉरी। हाँ जी, वही नवाज़ शरीफ साहब की फिर हम पिक्चर दिखाते हैं आपको दोबारा। ये देखिए जी, झप्पियाँ, जी हाँ, ये जादू की झप्पी जो मोदी जी ने दी थी नवाज़ शरीफ साहब को, बिल्कुल वही नवाज़ शरीफ साहब का बताया जा रहा है कि एक बार फिर वो एज़ अ प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। और उन्होंने लंदन से बैठ के जो है, जैसे ही उन्हें खबर मिली कि प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, उस वक़्त तक कन्फर्म नहीं था। कहा था जी देखेंगे, हो सकता है बना दें। ये सुनते ही नवाज़ शरीफ साहब ने कहा, मैं जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बना, सबसे पहले मैं जो है ना वो जी मज़ा चखाऊँगा या केस करूँगा जनरल बाजवा पे और जनरल फैज़ पे। जी हाँ, सॉरी, नवाज़ शरीफ साहब का ये कहना था कि जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो इन दोनों फौजियों पे, जो रिटायर्ड फौजी हैं, इन दोनों के ऊपर जी केस ठोक देंगे। सॉरी, केस कर देंगे। थोड़ी लैंग्वेज खैर। तो अब उनका कहना ये है, मेरा ख्याल है अब उनको भाई लोग की तरफ से इशारा हो गया है कि आपको ही प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। बस जरा सा ये करें कि ये जो आपने अपना भाषण दिया था ना, कि आप इन दोनों फौजियों के ऊपर, यानी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज के ऊपर कार्रवाई करेंगे और उनके ऊपर केस करेंगे, वो जरा सा यू टर्न मार लें। तो बिल्कुल जी, नवाज शरीफ साहब ने कहा ऐसी क्या बात है भाई, यू टर्न सिर्फ इमरान खान मार सकता है, यू टर्न तो हम भी मार सकते हैं। अगर आप हमें प्राइम मिनिस्टर बना दें तो हम सब कुछ करने को तैयार है। तो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने भी एक यू टर्न मारा है। और अब जी सागडर साहब का कहना ये है कि जी, नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी इन दोनों के केसेस, यानी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज के केसेस जो है वो ऊपर वाला देखेगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, बदले की सियासत नहीं होनी चाहिए, ये कहना है नवाज शरीफ साहब का। तो फिर इमरान खान को भी बाहर निकाल दीजिए ना सर। इमरान खान साहब को क्यों आप लोगों ने अंदर बंद करके रखा हुआ है, उन्हें भी बनी गाला भेज दीजिए और उनका जो केस है वो भी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। उसके बाद जितने कैदी आपने जेल में बिठा रखे हैं, जितने लोगों के केसेस बना रखे हैं,
चाहे वो फौज के हक में हो, चाहे फौज के हक में ना हो, चाहे उनके ऊपर किसी मुर्गी चोरी करने का भी केस अगर है तो उन सबको छोड़ दीजिए और सबके फैसले ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। इसलिए कि ऊपर वाले को भी तो कुछ करना चाहिए ना, सारे काम हम ही लोग कर रहे हैं, ऊपर वाले के ऊपर हम सिर्फ काम छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई काम हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। लेकिन खैर, तो मैं ये कह रही थी कि अगर इनको भी ऐसे ही कर देना है, छोड़ देना है और ऊपर वाले पे छोड़ देना है सारे काम, तो फिर इमरान खान को भी आने दीजिए बाहर। जरा रौनक लगी रहती है, जरा खान साहब तरह तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो थोड़ी हमारी वीडियो अच्छी बन जाती है, उसमें आप लोगों का भी थोड़ा बहुत भला होता ही होगा ना। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तब वो क्या करते हैं। लेकिन एक चीज और है जी, सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया की अपनी दुनिया है, सोशल मीडिया के लोग भी अपने ही तरह के लोग हैं। आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कोई भी खबर आपको दे सकते हैं, कोई भी खबर आपसे वापस ले सकते हैं। लेकिन जब भी कोई खबर आती है उसके लिए आप जरूर चेक कीजिए कि किसी ऐसे जर्नलिस्ट का जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, जिसको आप समझते हो कि हाँ इस ठीक ही खबर दी होगी। चलो कभी कभार किसी से भी गलती हो जाती है, लेकिन अक्सर 90% खबरें अगर किसी सहाफ़ी की, किसी जर्नलिस्ट की सही है, किसी इदारे की ठीक है, तो एक बार उन्हें भी देख लिया कीजिए, तो कोई हर्ज नहीं है। 5 मिनट लगते हैं कि खबर क्या है, क्या नहीं। एक खबर चल रही है जी बड़ी 2 दिन से ऐसे करके, और वो है जी हाफ़िज़ सईद की। जी हाँ, हाफ़िज़ सईद के बारे में बताया जा रहा है कि जी हाफ़िज़ सईद जो है उसके बेटे को पहले बताया गया जी कोई किडनैप करके ले गया, तो हाफ़िज़ सईद के बेटे को किडनैप करके ले गया और भी कुछ नहीं, हद ही हो गई। खैर पाकिस्तान में किसी की जान जो है वो हिफाजत से नहीं है, ये बात तो आप मान लीजिए कि हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो टेररिस्ट ही क्यों ना हो। तो बहरहाल हाफिज सईद जो है जी, हाफिज सईद के बेटे को कहा गया कि जी कोई उठा कर ले गया है। जी हाँ, पहले ये बात की गई और ये हाफिज सईद का बेटा है। अगर ये हाफिज सईद का बेटा नहीं है तो प्लीज माइंड नहीं किएगा, मुझे नेट पे यही पिक्चर मिली थी तो मुझे लगा शक्लें मिलती हैं, टोपियां भी मिलती हैं, ऐसे करके बैठे भी सही एक जैसे हैं, तो मेरा ख्याल है हाफिज सईद का बेटा। खैर ना हो तो मैं पहले से सॉरी बोल देती हूँ, लेकिन खैर मुझे तो ऐसे ही लगता है हाफिज सईद का बेटा। खैर मैं मानने वाली नहीं, लेकिन खैर छोड़िए इस बातों को, आगे बढ़िए। तो जी हाफिज सईद के बेटे को अगवा कर लिया गया। एक दिन ये खबर चली, वो जी चू 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 करके यूट्यूबर्स ने बनाई और उसके बाद सोशल मीडिया पे बस ये खबर चल रही है। लेकिन किसी ने, मैंने अपने जो दोस्त जिन पे मैं बड़ा ट्रस्ट करती हूँ, चाहे वो पाकिस्तानी हो या चाहे मेरे भारतीय दोस्त हो, मैंने जा जाकर उन सबके ट्विटर को देखा। मुझे तो कुछ दिखा नहीं। मैंने कहा अच्छा इन लोगों ने ट्वीट नहीं लगाई, वरना ये लोग तो आधी रात को नींद से उठ के ट्वीट लगा देते हैं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने कहा अच्छा पूछ ही लेती हूँ। फिर मैंने एक दो को मैसेज किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी खबर है, कुछ पता है? तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि नहीं अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं है, हमने तो खुद सोशल मीडिया पे ऐसे ही पढ़ा था। तो बस इससे साबित ये हुआ कि ऐसी कोई खबर है नहीं। और हाफिज सईद के अच्छा उसके बाद जिन्होंने ये खबर फैलाई, जिन्होंने ये खबर चलाई, वो इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने फिर कहा कि ना सिर्फ ये कि हाफिज सईद के बेटे को उठा के ले गए, अगली खबर में उन्होंने कहा जी मार भी दिया है। चलो जी, ये भी एक नई कहानी हो गई। ये देखें जी हाफिज सईद का बेटा, अब यहाँ तो बेटा लग रहा है, मेरा ख्याल यही बेटा है। और वैसे कोई पार्टी के लोग भी हो सकते हैं, पता नहीं, सबकी शक्लें और सबकी दाढ़ियां एक जैसी लगती है, सब एक दूसरे के बाप बेटा लगते हैं मुझे तो। लेकिन खैर मेरा छोड़िए, मैं ये कह रही थी कि ये देखे, और फिर कहा गया कि उसको मार दिया और डेड बॉडी भी मिल गई है। अच्छा डेड बॉडी भी मिल गई है, और डेड बॉडी जो है उसके ऊपर जो है चोटों के निशान भी है। मतलब हमारे यूट्यूबर्स भी ना बस टू मच है। मैं तो कसम से उनसे सीखने लगी हूँ, मैं सोचू उनसे कुछ क्लासेस व्लासेस ज्वाइन कर लूँ लोगों की, कि यार तुम लोग इतनी लंबी फेंकते हो और इतने कॉन्फिडेंट के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ फेंकते हो, मुझे भी थोड़ा सिखा दो। तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद ये कहा गया कि जी ऑफिसर के बेटे को उठा के ले गए, उसके बाद उसको मतलब मार भी दिया है, फिर उसकी बॉडी भी मिल गई है, फिर बॉडी पे निशान भी है, ये वो, ये सब इनके पास सारी खबरें। नहीं पता तो हमारी एजेंसी को नहीं पता, नहीं पता तो हमारे जो बड़े जर्नलिस्ट है उनको नहीं पता, नहीं पता तो भारत में जो सबसे ज्यादा फेमस है या सबसे ज्यादा यूट्यूब पे भी फेमस है उनको भी नहीं पता। किसी को नहीं पता, सिर्फ इन लोगों को पता है। लेकिन खैर ये भी एक तरह से पाकिस्तान का काम कर रहे हैं और साथ साथ ये लोग हिंदुस्तान के लिए भी काम कर रहे हैं, इसलिए कि टेंशन दे दे के मार देंगे ना हाफिज सईद को। अब हाफिज सईद बेटा सोच रहा होगा यार ये मेरा बेटा जो है इसको कौन उठा के ले गया, अभी 2 मिनट पहले तो यहाँ फिर रहा था सामने। अच्छा मार भी दिया है, चलो मार भी दिया, ठीक है। तो इस किस्म की टेंशन अभी यही देख देख कर मुझे लगता है कि वो दूसरा जो हमारे यहाँ और लोग भी तो है ना, सिर्फ हाफिज सईद तो नहीं है ना, हाफिज सईद है, फिर मसूद अजहर है, ठीक है। मसूद अजहर भी जो है सर पकड़ के बैठा हुआ है। जब से मसूद अजहर ने ये खबर सुनी है वो कह रहा है कि बस अब उसके बाद इसकी बारी है, इसका नंबर है। तमाम इंडियन टीवी चैनल पे चल रहा है बस जी, हाफिज सईद के बाद अगला नंबर मसूद अजहर का। मसूद अजहर भी सर पकड़ के बैठा हुआ है कि यार ये किसने खबर चलाई, ये कौन लोग हैं जो ये खबर फैला रहे हैं। उसके बाद जी हम आ जाते हैं, ये देखिए जी, ये अरे ये भी एक टेररिस्ट है, सैयद सलाउद्दीन। आप लोग ऐसा करके समझ रहे हो कि सिर्फ वो गाना सुनाने वाला है, गाना नहीं सुना रहा, मुझे लगता है ये गब्बर सिंह की तरह ना धमकी देने वाला है।
बसंती, इन कुत्तों के आगे मत नाचना। लेकिन स्टाइल ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि कोई गाना शाना, कोई गजल, कोई पक्का राग, कोई बड़ा उस्ताद, कोई छोटा उस्ताद, कोई दरमियाने उस्ताद, कोई इस तरह का कुछ करने वाला है। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल ये कोई धमकी दे रहा था, लेकिन वो इससे पहले के वो थ्रेट उसकी जो है जो दे रहा था वो कंप्लीट होती, उससे पहले ही किसी ने पिक्चर बना दी। लेकिन खैर कोई बात नहीं। एक और साहब भी है, जी हाँ। ये जी क्या नाम है इसका, दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, साहब तो हमारे यहाँ कहा जाता है, देखिए जितने टेररिस्ट हैं हम उनको साहब ही बोलते हैं। तो जी बिल्कुल, ये थे जी आपके अपने, यानी कि जो हमारे इंडियंस हमें देख रहे हैं, आपके अपने दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम कहाँ है, दाऊद इब्राहिम कहाँ है, दाऊद इब्राहिम कहाँ है, पूछ पूछ के इंडियन मीडिया ने हमारे जो है ना इतनी बुरी हालत कर दी है कि बस बाल इतने ड्राई हो गए सोच सोच के कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दाऊद इब्राहिम के लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप लोग जो है सिर्फ एक काम कीजिए, और वो ये कि जावेद मियांदाद जी हाँ, जो कि हमारे क्रिकेटर रह चुके हैं, और शारजा कप और पता नहीं ये कप वो कप कहाँ कहाँ पे खेला है उन्होंने, जी हाँ। उनको कॉल कीजिए और उनसे पूछ लीजिए, इसलिए कि उनके बेटे जो है जावेद मियांदाद के बेटे की शादी हुई है दाऊद इब्राहिम की बेटी से। अब ये देखिए, इतना गोल्ड जो है, मैंने तो लाइफ में नहीं देखा। मैंने तो अगर कोई इतना गोल्ड पहनना पड़ जाए ना, मैं तो शायद 6 दिन बेहोश ही रह जाऊं, खुशी के मारे जाहिर। इतना गोल्ड मतलब कौन पहनता है। लेकिन बाहर ये जी दाऊद इब्राहिम की बेटी है जो खड़ी है जावेद मियांदाद के बेटे के साथ। और इतना गोल्ड अगर था तो मतलब बॉक्स में रख के घर ले आती ना, सारा पहन के आने की क्या जरूरत थी। लेकिन खैर अपने अपने शौक होते हैं जी, क्या कहा जा सकता है। तो मैं बात ये कर रही थी कि दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, क्लिफ्टन में है कि नहीं है, क्या दुबई में है, या दुनिया के जिस भी कोने में है, वो पूछने के लिए आप लोग प्लीज जावेद मियांदाद साहब से कांटेक्ट कीजिए। और मियांदाद साहब का नंबर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, इसलिए कि वो अभी भी टीवी चैनल्स पे जो है वो क्रिकेट मैचेस जब होते हैं तो वो कमेंट्री करने आते हैं, तो कभी वो अपने तबसरे करने आते हैं, और कभी कुछ ना कुछ मतलब टीवी पे आते रहते हैं। तो उनका नंबर ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। तो आप जावेद मियांदाद साहब का नंबर लीजिए, उनको कॉल कीजिए, उनसे पूछिए कि जी आपकी जो आपके समधी है, क्या नाम है यार इनका, दाऊद इब्राहिम, वो किधर रह रहे हैं, इसलिए कि जी आपके बेटे की शादी में हम आ नहीं सके थे, तो हमने एक मिठाई का टोकरा पहुंचाना है, बस इतनी सी बात है। और उसके साथ ही मियांदाद साहब, मैंने सुना है वैसे खाने पीने के बड़े शौकीन है, मीठा भी बहुत शौक से खाते हैं। तो जैसे ही आप लोग कहेंगे मिठाई का टोकरा लेके आना है, तो बस वो फौरन ही एड्रेस दे देंगे। और उसके साथ ही ना, वैसे भी इतने साल हो गए शादी को, मेरे ख्याल है 5-10 साल तो हो ही गए। बस इतने सालों बाद जो है वैसे भी समझी जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ ना 36 का आंकड़ा हो जाता है, तो मेरे ख्याल है वो अभी तक हो चुका होगा। तो इसलिए जावेद मियांदाद साहब बहुत खुशी खुशी एड्रेस दे देंगे, और वो एड्रेस पकड़िए, मिठाई का टोकरा लीजिए, और साथ ही बीच में उसके जो है वो हथकड़ियां डालिए, और जाके वो प्यार की हथकड़ियां जो है वो आप दाऊद इब्राहिम को पहना सकते हैं। ये सीधे सीधे मेरा आप लोगों को आइडिया है। और अगर आप लोगों को कोई आइडिया पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर पसंद ना आए तो भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, वरना इस तरह की बातों में तो मुझे पता ही नहीं लगता है कि कब सुबह हुई और कब शाम हुई। इसमें तो मैं 4 घंटे बोल सकती हूँ, वो भी बना रुके, और आप लोग हैरान हो जाएंगे। खैर हैरान तो आप लोग मुझे अभी भी लग रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और हम आपको बताएं जी, ये मौलाना साहब जो आपको नजर आ रहे हैं, उनका कहना ये है, इन मौलाना साहब का जरा मैं आपको नाम बता दूं। हाँ जी, ये मौलाना अब्दुल खैर आजाद। जी हाँ, ये मौलाना अब्दुल खैर आजाद साहब है, और इनका कहना ये है कि जी बलूचिस्तान में और केपीके में जो अटैक्स किए गए, जो दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं, जो टेररिज्म हुई है, वो लोग मुसलमान नहीं हो सकते। तो मुझे ये बताना था मौलाना साहब को कि मौलाना साहब वो मुसलमान ही थे, इसलिए कि इस तरह के काम मुसलमान ही करते हैं। ये जो आप लोगों ने 72 हुरों वाला चूरन चटाया ना, उसके चक्कर में ना सब जल्दी जल्दी टिकट कटा के ऊपर जाने की कोशिशों में लगे हुए कि किसी तरीके से चले जाएं। और इसलिए कि जाहिर है जो मारेगा वो भी शहीद हो जाएगा, जो मरेगा वो भी शहीद हो जाएगा। ऊपर जाएंगे और फरिश्ते कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इनमें से किसको जन्नत में डालना है, किसको हूरें देनी है और किसको नहीं देनी है, इसलिए कि ये भी मुसलमान और वो भी मुसलमान, ये भी शहीद और वो भी शहीद। मैंने तो सुना है आजकल जो फरिश्ते हैं वो रिजाइन कर करके जा रहे हैं कि भाई हमने काम नहीं करना, ये पता नहीं किस किस्म की कंट्री बना दी है, यहाँ से जो मरता है वो सीधा शहीद ही होता है। नॉर्मल मरना बंद ही कर दिया लोगों ने। पहले तो ऐसा होता था जब हम लोग छोटे थे, थोड़े से ही लोग होते थे जो शहीद होते थे, उनको हमें पढ़ाया जाता था उनके जी 65 की वॉर में, 71 की वॉर में, या कोई और वॉर में, इसमें उसमें बताया जाता था जो कि जी ये शहीद है हमारे। हम वो कोई 10-12 नाम थे वो हम याद करते थे, उसी को हम लोग पेपर में भी लिख कर आते थे। अब तो नॉर्मल कोई मरता ही नहीं। मेरे मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है मैं मरी तो मैं भी शहीद ही हो जाऊंगी, लेकिन मुझे तो कोई शहीद मानेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी एक बात है
तो अब मैं ये कह रही थी कि मौलाना साहब का ये कहना है कि जिन लोगों ने अटैक किया है वो मुसलमान नहीं हो सकते, तो अब मौलाना साहब से पूछना है कि फिर वो क्या थे, ये भी बता दीजिए। इसलिए कि ये कह देने से तो सिर्फ खलासी नहीं होगी ना, ये कह देने से तो आपकी जान नहीं बचती कि जी वो लोग मुसलमान नहीं थे, तो फिर क्या थे, ये बता देंगे तो भी लोगों को थोड़ा समझने में आसानी होगी। लेकिन खैर हमारे यहाँ तो हम यही कहते हैं कि अगर कोई भी इस तरह का सुसाइड अटैक करे या कोई वैसे लोगों को मार दे तो फौरन कह दिया जाता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुसलमान नहीं कर सकता, ऐसा मुसलमानों का ये काम नहीं है। जबकि मैं तो ये कहती हूँ ये काम ही मुसलमानों का है। इसलिए कि ज्यादातर मुसलमान जो है उनको ही ये होता है कि जन्नत जाएंगे और ये तो आर्जी जिंदगी है जी, थोड़े दिन की जिंदगी है। मुझे भी बहुत से लोग लिखते हैं कि भाई अपनी तैयारी करो, कबर की तैयारी करो। मतलब कबर की पिक्चर भी लास्ट वीक मुझे किसी ने भेजी थी, पता नहीं किसकी कबर थी, उसकी पिक्चर मुझे भेज के कहने लगे इसकी तैयारी करो। तो मैंने कहा यार इसमें क्या तैयारी करने की बात है ना, तो इसमें तो बंदा मतलब टपक जाता है और फिर ले जाकर उसको डाल देते हैं, तो उसमें तो मतलब इसमें इसमें कौन सी तैयारी करनी है, मुझे कोई शादी के फंक्शन में जाना है तो मैं तैयारी करूं। लेकिन पता नहीं, खैर इस किस्म की लोग बातें करते रहते हैं और मैं इस तरह की बातों पे जरा भी कान नहीं धरती। आप लोग भी बिल्कुल ना सुना करें ऐसी बातें। खैर मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको अगली खबर ये देती हूँ। इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं आपको, जी हाँ, इमरान खान है और साथ ही उनके हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब। और जी हुआ ये है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को एफआईए ने जो है मुजरिम करार दे दिया है और कहा है कि जी साइफर गुमशुदगी केस, यानी जो साइफर है इमरान खान साहब ने लहराया था ना, वो फिर खान साहब ने कहा तो खो गया मेरे से, तो जी उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों को जो है वो कसूरवार करार दे दिया गया है। अब इमरान खान तो पहले से ही अंदर है, अब मतलब जो अंदर है फिर बाहर निकाल के फिर अंदर डालेंगे क्या खान साहब को? मुझे नहीं समझ आ रही खान साहब को दोबारा से सजा कैसे मिलेगी कि भाई अब इसके ऊपर भी सजा है और उसके ऊपर भी सजा है। हो ये रहा है कि इमरान खान और इमरान खान के जो सपोर्टर हैं उनको हर तरह से जो है इलेक्शन से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं और इसी का एक सीन आपको ये भी दिखाई दे रहा है। हालांकि होता तो हमारे यहाँ ये कि एस्टेब्लिशमेंट लाती है, एस्टेब्लिशमेंट ही निकाल देती है। तो इतनी टेंशन किस बात की ले रहे हैं कि इमरान खान को जो है वो मुख्तलिफ डिफरेंट डिफरेंट केसेस में फंसाते चले जा रहे हैं कि खान साहब बाहर ना आए। लेकिन खान साहब तो वैसे भी बाहर नहीं आ रहे और वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ एडजस्ट हो गया, मुझे बस यहीं रहने दो। जाहिर है देसी घी का मुर्गा, देसी घी का मटन वो उनको कोई और थोड़ी देगा, वो तो यही मिल सकता है ना उनको। ऐसा तो नहीं होता ना कि बाहर निकल के भी यही चीजें खाएं। आजकल आपको पता है वैसे इतनी महंगाई हो गई, मगर पता नहीं देसी घी खान साहब कैसे खा लेते हैं। इसलिए कि मैंने तो यही सुना है कि देसी घी बहुत हैवी होता है और उससे खा के तो फिर हाजमूला खानी पड़ती है, या तो फिर खान साहब ने हाजमुला मंगा रखी होगी। खैर मैंने भी खाई है एक दो बार, बड़े मजे की होती है। खैर छोड़िए, हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक तो आप लोगों को मुझे लगता है बादाम भी खाने चाहिए, इसलिए कि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, बाकी सारी बातें सुन लेते हैं। मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी।